मतलब एलोपैथी हॉस्पिटल से कोरोना से जो बाहर मृत लोग आ रहे हैं, मुर्दों की प्रतिशत है वो भी उल्टा बता रही है। और आंकड़ों पर जितना हो सके खुद गणित करके ही देख लें, और हो सके तो 11 अप्रैल का जो डेटा है वो आप कमेंट में लिखेंगे तो आ सकता है, या अगर आप डेटा साइंस जानते हैं तो 11 अप्रैल को यहाँ पे डेटा उठा सकते हैं खुद। अगर अलग अलग, अब दूसरा हमें आंकड़ा है अलग अलग देश के कोरोना हॉस्पिटल के इलाज की पद्धति। अभी ये समझने के लिए हमें जानना है कि सभी देशों में एलोपैथी हॉस्पिटल या इंग्लिश दवाई अस्पताल एक समान होते हैं, वो एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं, और चंद फार्मा कंपनियां होती हैं जो दवाई उपयोग करते हैं। अगर मान लीजिए कि भारतीय कंपनी है या उनके देश का कंपनी है, लेकिन अगर वो भी हुआ तो वो क्या करते हैं कि वो जिन्होंने पेटेंट लिया है दवाई पर, वो क्या बोलते हैं उसी के अनुसार WHO स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही वो कंपनी भी उनको दवाई करनी पड़ती है। दवाई वही होती है, उसमें सिर्फ उनका जो रेट है, उनका जो मूल्य है, जितना पैसे देते हैं वो अलग हो जाता है। तो अलग क्या करते हैं वो हमें देखना चाहिए, मतलब अलग अलग देश के पद्धति में, हॉस्पिटल के पद्धति में क्या अलग है। एलोपैथी में जाएंगे तो नहीं मिलेगा, तो अलग क्या करते हैं वो देखना चाहिए। तो वो देखने के लिए दक्षिण अमेरिका के 4 देशों का स्वदेशी चिकित्सा पद्धति जो 2001 में है। 2001 में क्यों? क्योंकि मुझे जो अच्छी रिपोर्ट मिली है वो सिर्फ 2001 की है, और हमें यह समझना चाहिए कि बाद में भी शायद 20 साल में भी शायद यही हुआ होगा। और ये करने के लिए मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं, इससे भी ज्यादा प्रश्न लिए थे, लेकिन ये हुआ कि कंप्यूटर में जो मशीन लर्निंग में जब हम डेटा डालते हैं तो वो हमें बोलता है कि आपको इन प्रश्नों पर ज्यादा गौर करना है, इन प्रश्नों पर ज्यादा गौर नहीं करना है। तो इस प्रकार कुछ ज्यादा प्रश्न थे, और उन प्रश्नों से जो मैंने ले लिए हैं, जो अभी मशीन लर्निंग में कुछ कोरिलेशन मिल रहा है, तो ये है कि पिछले 50 वर्ष में क्या सरकार ने स्वदेशी चिकित्सा पद्धति में अभिरुचि दिखाई है। दूसरा है पिछले 100 वर्ष में स्वदेशी चिकित्सा पद्धति का क्या निरंतर प्रयोग हुआ है। तीसरा है स्वदेशी चिकित्सा पद्धति का नाम क्या है, नाम मतलब वो क्या उनका ही स्वदेशी पद्धति चिकित्सा है, और क्या अपने ही देश में वो विकसित हुआ है, या एक स्वदेश वैद्य कितने नागरिकों को लिए है। स्वदेशी चिकित्सा पद्धति शिक्षा में क्या सरकार का हस्तक्षेप है। स्वदेशी चिकित्सा के वृत्ति में सरकार का क्या हस्तक्षेप है। वृत्ति और शिक्षा में फर्क होता है। वृत्ति मतलब कोई चिकित्सा कर रहा है तो क्या सरकार जाके ये बताती है कि क्या आप जो दवाई बना रहे हैं वो स्टैंडर्ड है, वो साइंटिफिक है, क्या उसको हमने ठप्पा लगाया है। इस प्रकार का जो काम है वो सरकार में, वो वृत्ति में हस्तक्षेप है। और जो शिक्षा में हस्तक्षेप है वो यह होता है कि क्या आप जो किताब पढ़ रहे हैं, वो जो सिलेबस वही पढ़ रहा है जो सरकार ने बनाई है। क्या आप 6 महीने में 8 ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। क्या आपको पढ़ते वक्त आपको इतने ही मार्क्स के लिए इसी प्रकार लिखना है। ये सब शिक्षा में सरकार का हस्तक्षेप होता है। अब स्वदेशी चिकित्सा में लास्ट प्रश्न है, स्वदेशी चिकित्सा में इंश्योरेंस या दवाई में रिफंड मिलता है। अब ये सब प्रश्न हैं, जिस आंकड़े हैं जिसको हमें उठाना पड़ता है। और कोरोना इन्फ्लुएंजा से मृत प्रतिशत वो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ब्राजील के लिए 86, इक्वेडोर 44, ये पहले हमने जो कैलकुलेट किया था। अब हम जो इसका आंसर मिलेगा, तो ब्राजील में क्या है, ये सिर्फ मैंने मध्यम लिखा है, लेकिन यहाँ पर सरकार का अभिरुचि नहीं है। ये हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि एक स्वदेशी जो ब्राजील में जो वैद्य है 15,000 नागरिकों के लिए एक वैद्य है। ये साधारण होता है 3,000, 2,000, 1,000 होना चाहिए, 1,000 से भी कम होना चाहिए। अगर 15,000 के आसपास है तो इसका मतलब यह है कि वहां पे जो चिकित्सा स्वदेशी पद्धति है इसको कम किया जा रहा है। और वहां पे अगर स्वदेशी पद्धति चिकित्सा का नाम भी काफी मैंने ढूंढने की कोशिश की, वहां पे चिकित्सा पद्धति तो है लेकिन उसका नाम नहीं मिला मुझे। अब मैंने लिखने के लिए तो मध्यम लिखा है, बोलते हैं वो
अभिरुचि दिखाते हैं, ये आंकड़ा बताता है, तो इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता। जो आंकड़ा है उसी प्रकार मैंने लिखा है। मध्यम, पिछले 100 वर्ष में स्वदेशी चिकित्सा पद्धति का निरंतर प्रयोग हुआ है। हाँ, क्या अपने ही देश में विकसित हुआ है? वहां पे भी अपने ही देश में विकसित हुआ था, और लेकिन वहां पे चिकित्सा पद्धति में सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, वो अच्छा है। ये ना होना अच्छा है, ये भी ML एल्गोरिथम के अनुसार ही मिला था। वैसे हमने इनिशियली सोचा था कि हस्तक्षेप होना अच्छा है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से कंप्यूटर बताता है कि हस्तक्षेप ना होना अच्छा है, तो इसलिए ना लिखा है यहाँ पर। और इक्वेडोर में जो पद्धति है वहाँ का ही पद्धति है, वो है कोजोस। और पेरू में जो पद्धति है, पद्धति एक ही है, लेकिन 3 अलग अलग उनके ब्रांचेस हैं, और ये जो 3 ब्रांचेस हैं। और चिली में मपुचे है। इस नाम में फर्क ये होता है कि ये इनका जो सैद्धांतिक विचारधारा है उसी में थोड़ा सा फर्क रहता है, और उस सैद्धांतिक विचारधारा के अनुसार वहाँ पे स्वदेशी चिकित्सा पद्धति का वहाँ पर काम होता है, और वो डेटा जो है, वो जो साइंस है वो बढ़ती है उस पद्धति काफी छोटी रहती है। अब हमने देखा कि चिली में सब अच्छा है, तो इसलिए सब अच्छा है मतलब ये सब हाँ मपुचे हाँ, कम भी है, नागरिकों के वैद्य भी ज्यादा है। और ये वैद्य का नंबर नहीं है, मतलब एक वैद्य इतने पेशेंट्स के लिए एक वैद्य है, तो ये उसका नंबर है। तो चिली में 3.97 4 लोग हैं, पेरू में 10% है। अब यूरोप के 10 देशों का स्वदेशी चिकित्सा पद्धति अगर हमको देखनी है, तो आप देखेंगे कि यूके में सिर्फ नाम के लिए स्वदेशी वैद्य हैं, कितने हैं? 12,000 लोगों के लिए एक वैद्य है, तो इसका मतलब है तो ना के बराबर है। नेदरलैंड में 4,000 हैं, और स्वदेशी चिकित्सा में इंश्योरेंस भी देती है कम, लेकिन उनका जो कोरोना इन्फ्लुएंस मृत प्रतिशत है 90.95। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हमने देखा कि 2 चीजों पर निर्भर करती है, एक स्वदेशी चिकित्सा पद्धति पर, और दूसरा आपने पिछले साल और पहले सालों में कितना वैक्सीन लिया है। अब 2020 में अगर आपको याद है तो उन्होंने काफी ज्यादा वैक्सीन लिया था, लेकिन अगर स्वदेशी वैद्य हैं वहाँ पे भी होम्योपैथी तारा सब है, तो लेकिन काफी सारा वैक्सीन ज्यादा होने की वजह से ये शायद हुआ होगा। ये अभी हम एग्जैक्टली क्या है, कितना प्रतिशत है, वो पूरा नंबर मैं आपको बाद में बताऊंगा। डेनमार्क में अगर आप देखेंगे तो डेनमार्क में वहाँ पे स्वदेशी चिकित्सा के लिए इंश्योरेंस मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार स्वदेशी चिकित्सा पर इंटरेस्टेड है। और दूसरा है स्विट्जरलैंड में कम प्रतिशत है, वहाँ इंश्योरेंस भी मिलती है। अगर यहाँ पे आयुर्वेद के वैद्य के पास जाए और बिल आप प्रोड्यूस करें तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है, वहाँ पे मिलता है। स्विट्जरलैंड में केरला के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो हैं वो काफी अच्छे डॉक्टर हैं, अपने परंपरा से आयुर्वेद सीखते आए हैं, मर्म चिकित्सा सब जानते हैं। मैं उनके साथ काफी मेरा बात मिला है, तो वो स्विट्जरलैंड में काम करते हैं। तो ऐसे भी मुझे पता है कि वहाँ पे आयुर्वेद के भी डॉक्टर्स काफी अच्छे भारत से गए हैं, तो वहाँ पे 8.28% है। अब 10 देशों में पूरा दिखाना है तो कुछ देशों को मैंने निकाल दिया यहाँ से। अब जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, 3 लोगों को रखा है मैंने यहाँ पर। अब देखा जाए तो ऑस्ट्रिया में उनका ही एक स्वदेशी चिकित्सा पद्धति हुई है जिसका नाम है एंथ्रोपोसोफिक। अगर आप ये चिकित्सा पद्धति देखा जाए तो ये काफी आयुर्वेद के आसपास है, और ये जो जिसने ये बनाया था वो भारत के थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े थे। अडेयार में उनका ऑफिस था, शायद ये करेक्ट है, मैं अपना डेटा लेता हूँ, वापस लेता हूँ, अगर कंफर्म नहीं है तो कंफर्म करके ही बताता हूँ। आप विकिपीडिया देख सकते हैं, लेकिन ये बात तो जरूर मुझे याद है कि एंथ्रोपोसोफिक में आप जब भी मेडिसिन लेते हैं तो प्लैनेट्स का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, मतलब मंगल कहाँ पर है, बुध किधर है, जुपिटर किधर है, गुरु किधर है, तो वो ऑस्ट्रिया में वो एंथ्रोपोसोफिक में वो देखा जाता है। और उसके बाद
मेडिसिन का चयन किया जाता है, वैसे ही जहाँ जैसे आयुर्वेद में किया जाता है, एक एक नक्षत्र पर ही मेडिसिन का लेना चाहिए वैसे, लेकिन गवर्नमेंट जब हम फैक्ट्रियाँ बनाती है ऐसे नहीं करते, वो जाने दीजिए। अब ऑस्ट्रिया में देखिए वैद्य भी ज़्यादा है, क्योंकि 514 पेशेंट्स के लिए एक वैद्य है। जर्मनी में होम्योपैथी वहीं पे बनाया था, हैनेमान बोल के एक आदमी थे जिन्होंने होम्योपैथी का काफ़ी एडवांस किया था जर्मनी में। और उसके अलावा न्यूरल थेरेपी और बायोरेजोनेंस भी आजकल 1920-30 कुछ उसमें बनाया था, बायोरेजोनेंस और न्यूरल थेरेपी। ये इनके सिद्धांत ही अलग होते हैं, मतलब एलोपैथी के सिद्धांत के अनुसार है। तो होम्योपैथी का सिद्धांत है उष्ण उष्णन शांति, तो इस एक सिद्धांत से पूरा होम्योपैथी बनाया है। तो इसी प्रकार न्यूरल थेरेपी है, बायोरेजोनेंस है। जर्मनी में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क में ऐसे इस प्रकार के अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं और आप अपना इलाज करवाते हैं तो वहाँ पे आपको इंश्योरेंस दिया जाता है। तो इसका मतलब है सरकार वहाँ पे इंटरेस्टेड है इस तरह के। और इसका मतलब ये भी है कि वहाँ पे काफ़ी सारे ये स्वदेशी चिकित्सा से लोग अपना ट्रीटमेंट लेते हैं। अब ये डेटा कहाँ से आपको पता करना है, तो वहाँ पे भी WHO का एक वेबसाइट है, वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट को ही उन्होंने अपलोड किया है। तो स्विट्जरलैंड में देखेंगे कि जो पेशेंट्स विथ कवरेज हैं और विदाउट कवरेज हैं वो होम्योपैथी को सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं 63%, और मैसेज थेरेपी है 41%, फाइटोथेरेपी है 27%, न्यूट्रिशन थेरेपी 22%, फिर एक्यूपंक्चर है, फिर एंथ्रोपोसोफिक मेडिसिन है स्विट्जरलैंड में, और मैग्नेटोथेरेपी 8% है। ये एंथ्रोपोसोफिक ऑस्ट्रिया का बंदा स्विट्जरलैंड में उन्होंने ऑफिस पहले खोला था एंथ्रोपोसोफिक मेडिसिन वाला। अब ऑस्ट्रिया में स्वदेशी चिकित्सा पद्धति कैसी है, तो एक डॉक्यूमेंट है जो है लीगल स्टेटस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन, ए वर्ल्ड वाइड रिव्यू, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में 2001 में बनाई थी। और उस डॉक्यूमेंट का मैंने काफ़ी सारे नोट्स बनाए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या है, चिली में क्या है, जर्मनी में क्या है, ऑस्ट्रिया में क्या है, इस प्रकार। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रिया है, तो यहाँ पे क्या क्या है उसका मैंने नोट्स बनाया था, और उस नोट्स का मैं स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ। और वहाँ पे ऑस्ट्रिया में क्या है, एक्यूपंक्चर के जो एलोपैथिक नंबर ऑफ प्रैक्टिसिंग एलोपैथिक फिजिशियंस हैं, वहाँ पे ऑस्ट्रिया में उन्होंने क्या किया है, एलोपैथी पढ़ने के बाद एलोपैथी जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इसमें भी एक कोर्स लेते हैं, और नाम के लिए तो एलोपैथी पेशेंट्स फिजिशियंस हैं, इसके अलावा भी वहाँ पे अदर फिजिशियंस हैं। तो एलोपैथिक फिजिशियंस वहाँ पे एक्यूपंक्चर बनाते हैं। इसका मतलब ये है एलोपैथी का जो डॉक्टर है वो तो एक्यूपंक्चर कर ही सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही कर सकता है। वहाँ पे एक्यूपंक्चर कोई भी कर सकता है, कोई भी अगर नॉन एलोपैथिक भी किसी ने प्रैक्टिस की है तो वो भी कर सकता है। इसी प्रकार होम्योपैथी के 87 थे, न्यूरल थेरेपी के 87 थे, बायोरेजोनेंस के 40 थे, और अन्य कई किस्म के अल्टरनेट मेडिसिन हैं वहाँ पे, वो टोटल मिला के 200 हैं। तो इस प्रकार में ऑस्ट्रिया का काफ़ी सारा डेटा 6 डिफरेंट डेटा मैंने हाईलाइट नोट्स बना के रखे हैं। आप ये डॉक्यूमेंट डायरेक्टली खोल सकते हैं, आपको पूरा इसमें आपको इंडेक्सिंग नहीं होगा। अब ऑस्ट्रेलिया का जो स्वदेशी चिकित्सा पद्धति है वो देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन चलता है काफ़ी, और वो कब से हुआ, 19th सेंचुरी में काफ़ी चाइनीज के लोग ऑस्ट्रेलिया में आए हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया का ये हाल है कि ऑस्ट्रेलिया का चाइना काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर। अब स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो 1 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेट मेडिसिन हर साल में स्पेंड होता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और 2500 चिरोप्रैक्टर्स हैं। चिरोप्रैक्टर्स एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का प्रैक्टिशनर है। और study found that traditional Chinese medicine accounts for an increasing percentage of total healthcare services. 2.8 मिलियन कंसल्टेशंस each year होते हैं चाइनीज मेडिसिन का। 2.8 मिलियन होता है 28 लाख कंसल्टेशंस होती हैं, और 84 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का टर्नओवर होता है वहाँ पर। और आगे लिखा है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन इज प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स ऑफ ऑल एजेस इंक्लूडिंग इन्फेंट्स।
तो इन्फेंट्स को भी, बच्चों को और सब एज के लोगों को ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन दिया जाता है। ये इसका कारण ऑस्ट्रेलिया में क्या है, कारण नहीं देखते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि क्या चाइनीज मेडिसिन तो स्ट्रांग है। ऑस्ट्रेलिया में आजकल आयुर्वेद के भी है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, यूरोपियन हर्बलिज्म है, ये 2001 में था। लेकिन आयुर्वेद का भी अच्छी तरह से वहाँ पे प्रैक्टिस कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है आजकल, वो पता है मुझे। अच्छा, तो फिर